गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वायु राशियां और वातागर के विषय में पढ़ेंगे। वायु राशियां और वातागर। देखो, वायु राशियां क्या होती है। वायु का जो पुंज होता है विस्तृत बड़े क्षेत्र पर, वायु का पुंज जो विस्तृत बड़े क्षेत्र पर होता है उसकी जो विशेषताएं होती है, समान प्रकार के विशेषताएं होती है। हम बात करेंगे कि बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, इस बड़े विस्तृत क्षेत्र पर समान स्वभाव यानी कि समान स्वभाव से मतलब गर्म है तो गर्म, ठंडी है तो ठंडी, ठीक है, उस धरातल की विशेषताओं को ये समाहित कर लेती है। समान स्वभाव की इस प्रकार से ये क्या होती है, वायु राशियां होती है। अगर हम परिभाषा के दृष्टि से बात करें कि विस्तृत जो क्षेत्र है वहां पर यानी वायु किसी समांगी क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है, तो इनका समय की हम बात करते हैं, लंबे समय तक एक ही स्वभाव इनका रहता है, लंबे समय तक रहती है, उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है। इस धरातल के क्या गुण है इसको क्या कर लेती है, वायु राशियां, ये वायु राशियां धारण कर लेती है। यह समान क्षेत्र या तो क्या होगा, महासागरीय होगा बड़ा, या क्या होता है, महाद्वीपीय होता है, यानी कि बड़ा धरातलीय क्षेत्र होता है या बड़ा जलीय क्षेत्र होता है। तापमान तथा आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली यह वायु राशि, तापमान और आर्द्रता, तापमान व आर्द्रता। अगर हम सीधी भाषा में इसकी परिभाषा लेना चाहें कि लंबे समय तक समान तापमान व आर्द्रता जैसे विशिष्ट लक्षणों वाली जो वायु राशि या वायु होती है, इसे हम वायु राशि की श्रेणी के अंतर्गत ले लेते हैं कि बड़े विस्तृत क्षेत्र पर। एक तो हम बात करेंगे क्षेत्र भी इसका बड़ा है, समय की हम बात करते हैं, लंबे समय तक तापमान और आर्द्रता संबंधी विशिष्ट कारक जब क्या रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, यानी कि क्या कर रही है, इस धरातल की विशेषताओं को धारण कर लेती, इसे क्या कहा जाता है, वायु राशि कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना, वायु राशि कहा जाता है। यानी कि वायु का बड़ा सारा पुंज है, उसके तापमान आर्द्रता संबंधी जो विशेषताएं समान है, बड़े विस्तृत क्षेत्र पर है, लंबे समय तक समान इसका स्वभाव है, इसे क्या कहा जाता है ना, वायु राशि कहा जाता है। जब धरातल ठंडा है तो यहाँ पे ठंडी वायु राशियां, धरातल गर्म है तो गर्म वायु राशियां, अलग अलग प्रकार से यहाँ पे हम वायु राशियों की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि वायु राशियों के उद्गम क्षेत्र। वायु राशियों के उद्गम क्षेत्र में हमने अभी जब परिभाषा पढ़ी दो बात की, यानी कि या तो ये महासागरीय सतह पर उत्पन्न होती है या महाद्वीपीय सतह पर। ठीक है, बड़े विस्तृत महासागरीय जलीय भागों पर ये उत्पन्न होती है या बड़े विस्तृत स्थल भाग पर क्या होती है, इस प्रकार की वायु राशियां उत्पन्न होती है। तो इसके उद्गम क्षेत्रों को मुख्यतः ये 5 उद्गम क्षेत्र बताए गए हैं कि उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर यानी महासागरीय क्षेत्र आगे। उसके बाद हम बात करें उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल यानी महाद्वीपीय क्षेत्र आगे, उष्ण कटिबंध के, उपोष्ण कटिबंध के उच्च अक्षांश अपेक्षाकृत ठंडे महासागर, उच्च अक्षांशों के जो ठंडे महासागरीय क्षेत्र, पूरी तरह से महासागरीय क्षेत्रों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, उच्च अक्षांश से अतिशीघ्र बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र, जो बर्फ से ढका हुआ पूरा क्षेत्र है और स्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय अंटार्कटिक और आर्कटिक जो हमेशा बर्फ से ढके हुए रहते हैं, यानी कि समान दशाएं जहां पर लंबे समय तक बनी रहती है, महाद्वीपीय क्षेत्र हो या महासागरीय क्षेत्र हो, ये क्या होते हैं, वायु राशियों के उद्गम के लिए आदर्श दशाएं उत्पन्न करते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं वाताग्र की। वाताग्र क्या होते हैं, वाताग्र की हम बात करते हैं एक ढलवा सीमा जहां पर विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां मिलती है, विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां मिलती है। जैसे कि हम बात करें कि एक ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि। ठंडी वायु राशि इधर से हम बात करते हैं कि ठंडी वायु राशि, और एक तरफ से क्या बात करते हैं, गर्म वायु राशि। ये गर्म वायु राशि है और ये ठंडी वायु राशि है। जब दोनों वायु राशियां एक स्थान पर मिलती है, तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वाताग्र कहा जाता है। जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां एक स्थान पर इस प्रकार से मिलती है तो इन्हें क्या कहा जाता है, वाताग्र कहा जाता है। ठीक है, कि जहां दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती है उनके मध्य का जो सीमा क्षेत्र है, ये जो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिली और इनके मध्य का जो सीमा क्षेत्र है, ठीक है, ये जो ढलवा सीमा वाला ये क्षेत्र होता है, इसे वाताग्र हम कहते हैं। वाताग्रों के प्रकारों की बात करें तो 4 प्रकार से हम वाताग्र के प्रकार को बांटकर अध्ययन करते हैं। शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। 4 प्रकार वाताग्र के। पहला है शीत वाताग्र, दूसरा है उष्ण वाताग्र, तीसरा यहाँ पे है अचर वाताग्र और लास्ट है अधिविष्ट वाताग्र। शीत वाताग्र की बात करें, शीत वाताग्र जब
ठंडी वायु शक्तिशाली हो। इस प्रकार हम बात करें कि ठंडी वायु क्या है ना, शक्तिशाली है। और इस प्रकार हम बात करें कि ये गर्म वायु है। दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि की बात कर रहे हैं ना, ये ठंडी वायु और ये गर्म वायु। और ठंडी वायु यहाँ पे क्या है ना, शक्तिशाली है, पावरफुल है। शक्तिशाली क्या है ना, ठंडी वायु है। तो क्या होता है, ठंडी वायु शक्तिशाली है और गर्म वायु इसके ठंडी वायु की अपेक्षा में कमजोर है। तो क्या हो रहा है इसमें कि ये ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर धकेल देती है। किस प्रकार के वातावरण की स्थिति बनती है कि ठंडी वायु शक्तिशाली है तो ठंडी वायु इस प्रकार से जाती है और ये जो गर्म वायु है इसको क्या कर देती है, ऊपर की ओर धकेल देती है। यानी कि ठंडी भारी होती है, नीचे रहती है, और गर्म हल्की होती है। दोनों स्थितियों में गर्म ऊपर रहेगी, लेकिन यहाँ पे ठंडी शक्तिशाली है तो ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर की तरफ धकेल देती है। और इस प्रकार से जो सीमा क्षेत्र का विकास होता है इसे हम कहते हैं शीत वातावरण। क्या कहते हैं, शीत वातावरण। अब इससे हम जस्ट उलट हम बात करें कि ठंडी वायु राशि है और गर्म वायु राशि है, लेकिन यहाँ पे स्थिति उलट हो गई। यहाँ पे हम बात करेंगे कि गर्म वायु राशि शक्तिशाली है, गर्म वायु राशि शक्तिशाली है। अब जब गर्म वायु राशि शक्तिशाली होती है तो कंडीशन क्या बनेगी कि ये जो ठंडी वायु इस प्रकार से है, ठंडी वायु राशि इस प्रकार से है, और ये जो गर्म वायु राशि है ये क्या करती है, शक्तिशाली है, तो क्या करती है, ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है, ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, तो ये ठंडी वायु राशि है और ये गर्म वायु राशि, लेकिन गर्म वायु राशि शक्तिशाली है तो ये क्या करती है, ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है। दोनों कंडीशन में गर्म वायु हल्की होती, वायु राशि हल्की होती ऊपर रहेगी, लेकिन ठंडी वायु क्या होती है, भारी होती है, नीचे रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम शीत वातावरण पढ़ते हैं ठंडी वायु राशि शक्तिशाली है तो ये गर्म वायु के ऊपर चढ़ जाती है, सॉरी ठंडी वायु राशि शक्तिशाली है तो गर्म वायु को ऊपर, वायु राशि को ऊपर धकेल देती है। और जबकि हम उष्ण वातावरण की बात करें, यहाँ पे ठंडी वायु गर्म वायु शक्तिशाली है तो ये ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है। वहीं हम अचल वातावरण की बात करें, जब वातावरण क्या हो जाते हैं ना, पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं, जब वातावरण क्या हो जाते हैं ना, स्थिर हो जाते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, अचल वातावरण कहा जाता है। और अधिविष्ट वातावरण क्या होते हैं कि वायु राशियों का बनने का क्रम इस प्रकार से, वातावरण को बनने का क्रम इस प्रकार से चलता रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब ये वातावरण है उनका वायु राशियां हैं, इनका क्या हो जाता है, धरातल से संपर्क समाप्त हो जाता है, धरातल से इनका किसी भी प्रकार से वायु राशियों का संपर्क नहीं रहता। और ऐसे जो वातावरण बनते हैं उन्हें कहते हैं अधिविष्ट वातावरण। जब धरातल से वायु राशियों का संपर्क हट जाता है और इस प्रकार के जो वातावरणों का निर्माण होता है उसे कहा जाता है अधिविष्ट वातावरण। बार वापस से रिवाइज करेंगे। जब ठंडी वायु शक्तिशाली है तो ये क्या करती है, गर्म वायु को ऊपर धकेल देती है, ये तो हो गया शीत वातावरण। जब गर्म वायु राशि शक्तिशाली है तो गर्म वायु राशि क्या करती है, ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है। इस प्रकार बने जो सीमा क्षेत्र उन्हें कहते हैं उष्ण वातावरण। अब हम बात करते हैं अचल वातावरण की। जब इस प्रकार से जब वातावरण बन जाते हैं, ठीक है, और जब ये वातावरण क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं। जब वातावरण क्या हो जाते हैं ना, स्थिर हो जाते हैं, इनमें क्या आ जाती है ना, वातावरणों में स्थिरता आ जाती है, अब इनमें बदलाव नहीं होते हैं, तो इस प्रकार के वातावरण को हम क्या कहते हैं ना, अचल वातावरण कहते हैं। और वहीं अधिविष्ट वातावरण की हम बात करें, अधिविष्ट वातावरण जब इस प्रकार वातावरण को बनने की स्थिति होती है और वायु राशियों का धरातल से संपर्क क्या हो जाता है, हट जाता है, समाप्त हो जाता है, इस प्रकार बने वातावरण को क्या कहा जाता है, अधिविष्ट वातावरण कहा जाता है। ठीक है ना, कि धरातल के ऊपर जब भी पूरी तरह से वायु राशि उड़ जाती है और ऐसे बने वातावरण को अधिविष्ट वातावरण कहते हैं। अंत में ज्योतिर्लिंग लाइन के वातावरण मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं। वातावरण मुख्यतः कहाँ होते हैं, मध्य अक्षांशों में। मध्य अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है, 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में, 30 से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में मुख्यतः वातावरण मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं। तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है कि तीव्र वायुदाब और तापमान प्रवणता, तापमान में जो बदलाव है, ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं और वायु राशि ऊपर उड़ती है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। जब ये वातावरण बनते हैं, यानी वातावरण का बनना किसके लिए फायदेमंद है, बादलों के बनने के लिए। जब वातावरण बनते हैं तो बादल बनते हैं और बादल जब बनते हैं तो वर्षा होती है। तो कहीं ना कहीं वातावरण वर्षा के लिए भी सहायक है।